हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। कहते हैं कि 1850 में बनी इस पेंटिंग को कोई भी 15 दिन से ज्यादा अपने पास रख नहीं पाया। इस पेंटिंग में एक बच्ची अपने हाथ में गुड़िया लिए घर के बरामदे से नीचे झांक रही है, जहां एक सड़क है और उस सड़क पर बहुत भीड़ है। मृत्युंजय प्रताप सिंह वो उन कुछ बिजनेसमैन में से थे जो बिजनेस में झूठ बोलना या कोई भी गलत वादे करना पसंद नहीं करते थे, और इन सब के साथ ही वो काफी दिलेर और निडर किस्म के इंसान थे। आर्ट एंड म्यूजिक का उन्हें बहुत शौक था। नई नई पेंटिंग्स, एंटिक्स, कॉन्सर्ट्स और पता नहीं किन किन चीजों का शौक था उन्हें। जहां जहां बिजनेस के सिलसिले में जाते थे, एक घर खरीद लेते थे। मोरक्को का उनका घर वो जगह थी जहां वो साल में सबसे ज्यादा वक्त बिताते थे। उसी घर में एक दिन जब वो पहुंचे तो उनके हाथ में एक 3 करोड़ की पेंटिंग थी। नौकरों से कह के पेंटिंग अपने मास्टर बेडरूम में उन्होंने लगवाई। दिन भर की थकान के बाद जब मृत्युंजय सोने गए तो लेटने के कुछ देर बाद ही उठकर बाथरूम गए। फ्लश की आवाज जब बंद हुई तो पहले जैसा सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक आवाज आ रही थी। बाथरूम के दरवाजे के ठीक पास एक गुड़िया पड़ी हुई थी। उस गुड़िया को वहीं देखा था मृत्युंजय ने, याद नहीं आ रहा था कहां। उन्होंने उस गुड़िया को उठाया और उसके बटन को बंद कर दिया। इसके बाद मृत्युंजय पूरे घर में घूमे कि शायद किसी नौकर चाकर के बच्चे का हो, लेकिन उस रात पूरे घर में कोई नौकर भी नहीं था और ना ही कोई बच्चा। वापस कमरे में लौटे तो पेंटिंग की तरफ एक नजर गई। उसे देखकर एक बार को उन्हें ऐसा लगा जैसे शायद इसी में थी ये गुड़िया, क्योंकि इस वक्त उस बच्चे के हाथ में जो गुड़िया थी पेंटिंग में, वो वहां नहीं थी। मृत्युंजय सिंह खुद की सोच पे ही हंस पड़े और फिर सोने के लिए लेट गए। थोड़ी देर बाद कि हल्की नींद में एक आवाज उन्होंने साफ साफ सुनी। नींद में शायद वहम हो उनका, ऐसा सोच के सिंह साहब करवट बदल के वापस लेट गए। थोड़ी देर बाद एक बच्ची की रोने की आवाज आने लगी। सिंह साहब की नींद एक झटके से टूटी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पूरे घर का चक्कर मारा था, उस वक्त वहां कोई नहीं था। सिंह साहब उठे और आंखें मलते हुए अपने कमरे से बाहर गए। वहां कोई नहीं, लेकिन बच्ची की रोने की आवाज लगातार आई जा रही थी। सिंह साहब को न जाने क्या सूझी कि वो वापस कमरे के अंदर गए। अंदर जाने पर उनकी नजर पेंटिंग पे गई। अब उस पेंटिंग में जो बच्चा थोड़ी देर पहले अपने बरामदे में खड़ा था, वो बच्ची भी वहां नहीं थी। बिस्तर की दूसरी तरफ देखा तो वहां रखी गुड़िया दिखी। झट से गए, उन्होंने गुड़िया उठाई और कमरे के बाहर जिस हॉल से बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी, वहां कर उसे दरवाजे को जोर से बंद किया। दरवाजे के बंद होने के साथ साथ बच्ची की रोने की आवाज भी बंद हो गई और आई तो बस एक आवाज। मृत्युंजय प्रताप ने अपने मोरक्को वाले घर में जब वो करोड़ की पेंटिंग लगाई
तो उनके घर के बाथरूम में उन्हें एक गुड़िया मिली और थोड़ी देर के बाद उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। गौरतलब है कि हॉल की बत्ती जलाने के बाद भी बच्चे के रोने की आवाज लगातार आ रही थी, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। वापस कमरे में लौटे तो देखा उस पेंटिंग से वो बच्ची और उसके हाथ में जो गुड़िया थी वो दोनों ही गायब थे। न जाने उनको क्या सूझी कि उन्होंने गुड़िया ली और अपने कमरे से बाहर हॉल में फेंक दी और कमरे के दरवाजे को बंद किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बच्चे के रोने की आवाज भी बंद हुई और आई तो बस एक ही आवाज, सिंह साहब को उनके साथ जो कुछ भी हुआ उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पेंटिंग की तरफ बस रात भर देखते रहे और कब उनकी आंख लगी उन्हें भी पता नहीं चला। सुबह उठ के पहली नजर उनकी पेंटिंग पे गई। पेंटिंग देखते ही कुछ देर सोच में पड़े रहे और उसके बाद खुद ही पे हंस पड़े। इसका मतलब जो कुछ भी कल रात हुआ वो उनका सपना था, क्योंकि पेंटिंग में वो बच्ची उसके हाथ में गुड़िया दोनों ही मौजूद थे। दिन भर में अपने बिजनेस का काम उन्होंने देखा और रात को एक बार फिर लौट के खा पी कर जब सोने का वक्त हुआ तो आंखें बंद करके थोड़ी देर सुस्ताए ही होंगे कि रात को एक बच्ची के खेलने की आवाज आने लगी। बिना वक्त गंवाए नजर उनकी पेंटिंग पर गई तो वो बच्चा और गुड़िया दोनों पेंटिंग में नहीं थे। पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि उन्होंने पेंटिंग का मुंह दीवार की तरफ घुमा दिया, दरवाजे को बंद किया और चुपचाप सोने चले गए। सुबह जब अलार्म से नींद खोली तो देखा कि दरवाजा अभी भी अंदर से बंद था और दरवाजे के बगल में रखे सोफे पे एक बच्चा गुड़िया हाथ में पकड़े बैठा है। ये बच्चा एक बार उन्हें देखता और एक बार उस पेंटिंग को, एक बार उन्हें, एक बार उस पेंटिंग को, एक बार उन्हें, एक बार उस पेंटिंग को, एक बार उन्हें, एक बार उस पेंटिंग। करीबन 1 मिनट तक यही सिलसिला चलता रहा। वो 1 मिनट शायद सिंह साहब की जिंदगी का सबसे लंबा 1 मिनट था। वो उठे और पेंटिंग उन्होंने वापस घुमा दी और पलट के देखा तो जो बच्चा अब तक गुड़िया हाथ में लिए सोफे पर था वो वहां मौजूद नहीं था। वापस घूमकर पेंटिंग की तरफ देखा तो बच्चा और गुड़िया पेंटिंग में वापस आ गए थे। सिंह साहब ने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। जिस ऑक्शन से उन्होंने पेंटिंग खरीदी थी वहां उन्होंने फोन किया तो उधर से बस एक ही जवाब मिला, अभी तो बस 2 दिन हुए हैं, 16 दिन के बाद बात कीजिएगा। सारा दिन उस पेंटिंग के बारे में पता लगाने में चला गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात को वापस खाना खाके सिंह साहब आज सोने नहीं गए बल्कि कमरे की बत्ती जलाकर बैठे रहे। पूरे घर के नौकरों को उन्होंने छुट्टी दे दी थी और जलती लाइट्स के बीच में बैठे सिंह साहब काफी देर तक उस पेंटिंग को लगातार देखते रहे और आखिरकार उन्हें एक झपकी आई। झपकी लगते के साथ ही एक आवाज से उनकी आंख खुली। सबसे पहली नजर वापस उसी पेंटिंग पे गई। पूरी पेंटिंग खाली थी,
ना ही वो गुड़िया, ना ही वो बच्चा, और ना ही बरामदे से नीचे दिखती वो सड़क जहां पर कई सारे लोग थे। मृत्युंजय प्रताप सिंह एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जो मोरक्को के अपने घर में एक पेंटिंग लेकर आए तो उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिनसे उनकी रातें बदल गई। रात होते ही उस पेंटिंग में बनी बच्ची और गुड़िया पेंटिंग से बाहर दिखने लगते, और आज तो हद ही हो गई, क्योंकि कुछ अजीब सी आवाजों के साथ उनकी नींद टूटी। उठ के कमरे से बाहर निकले तो कोई दिखा ही नहीं, पर आवाज बहुत जोर से आ रही थी, मानो जैसे वो जहां खड़े हैं बस उनके बगल में ही सब कुछ हो रहा हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। पलटकर जब वो वापस कमरे में गए तो पेंटिंग पर नजर पड़ी, जो पूरी की पूरी खाली थी। कोई कितना भी बहादुर और शेर दिल क्यों ना हो, हर चीज की एक हद होती है, और वो हद पार हो चुकी थी। सिंह साहब अपनी आंखों के सामने इस पूरे नजारे को देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सुबह नौकर जब कमरे में आए तो सिंह साहब फर्श पर बेहोश मिले। काफी देर की मशक्कत के बाद जब उन्हें होश में लाया गया तो उठते के साथ पहली चीज जो उन्होंने देखी वो थी पेंटिंग। सुबह की रोशनी में पेंटिंग एक बार फिर पहले जैसी थी। मृत्युंजय ने इतना सब कुछ होने के बाद वही किया जो दूसरा कोई करता। वो सीधे अगली ही फ्लाइट से वापस मुंबई अपने घर आ गए। मुंबई में उनका एक पेंट हाउस अपार्टमेंट था, एक 20 माले की हाई राइज बिल्डिंग पे। मृत्युंजय घर पहुंच के खुश थे कि अब कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे उन्हें ज्यादा परेशानी हो। वो बालकनी के पास बैठे अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे कि उनको अजीब सी आवाजें आई, जैसे उनके घर के ठीक नीचे रास्ते पर कुछ हुआ हो। बालकनी से झांक के देखा तो उनकी धड़कनें तेज हो गई। नीचे सड़क पे बहुत सारे लोग खड़े थे, जो ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। गौर से देखा तो पता चला कि उनकी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। धुएं से उनके घर का फायर अलार्म भी बजने लगा। धीरे धीरे घुटन बढ़ रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को गोद में लिया, रोती हुई नीचे की तरफ भागे। किस्मत अच्छी थी कि लिफ्ट बंद नहीं हुई थी। किसी तरह नीचे तक पहुंचे तो राहत की सांस आई। बिल्डिंग से निकल के अपनी बेटी को गोद से नीचे उतारा और नजारा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ना तो यहां कोई भीड़ लगी हुई थी और ना ही उनकी बिल्डिंग में आग लगी थी। ऊपर अपने फ्लैट की तरफ देखा। बालकनी में वही पेंटिंग वाली बच्ची खड़ी नीचे झांक रही थी और उसके हाथ में एक गुड़िया थी। उसने ऊपर से गुड़िया फेंकी और जब वो गुड़िया नीचे गिरी तो बुरी तरह से जली हुई थी। सिंह साहब ने ऊपर देखा तो वो बच्ची अभी भी उन्हें ऊपर से देख रही थी और वापस नीचे पड़ी गुड़िया को देखा तो ऊपर बालकनी में खड़ी उस बच्ची की एक आवाज उन्हें ठीक अपने कानों में सुनाई दी, जैसे वो उनके ठीक बगल में खड़ी हो, और उसने कहा थैंक यू। मृत्युंजय सिंह ने पेंटिंग खरीदने के बाद कभी नहीं सोचा था कि वो पेंटिंग ऐसी होगी। उसमें बनी बच्ची और उसके हाथ में जो गुड़िया थी वो रात होते ही उस पेंटिंग में ना होकर जिंदा हो जाते थे और सुबह वापस पेंटिंग में होते। जब इन सब से परेशान होके उस पेंटिंग को अपने मोरक्को वाले घर में छोड़कर वापस मुंबई आए
तो उनके 20 माले के फ्लैट से जान बचा के नीचे भागे, क्योंकि बिल्डिंग में आग लग गई थी। पर नीचे पहुंच के जब ऊपर देखा तो बिल्डिंग में कहीं आग नहीं लगी हुई थी, और बालकनी में वो बच्ची गुड़िया लिए खड़ी थी। उसने ऊपर से ही वो गुड़िया फेंकी। जो सिंह साहब ने उठाई तो पाया कि वो पूरी तरह से जली हुई थी। सिंह साहब को पता नहीं क्या सूझा। उन्होंने तुरंत अपनी फ्लाइट के टिकट्स बुक करवाई और वापस मोरक्को पहुंचे। इस बार शायद उन्हें पता था कि करना क्या है। देर रात वो बस उस क्षण का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी आंख लगी तो एक पुरानी आवाज से उनकी नींद टूटी। पूरे घर में जैसे कोई बाजार लगा हो, और बाजार की आवाजों के साथ साथ कमरे के आखिर में एक कोने में बैठी वही बच्ची अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए दिखी। सिंह साहब ने ये सारी चीजें इसके पहले भी देखी थी और महसूस की थी। सिंह साहब दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर गए तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी चीजें उनकी आंखों के सामने ही हो रही है, पर वो किसी को देख नहीं पा रहे थे। पलटकर दोबारा अपने कमरे में गए तो देखा दीवार पर लगी पेंटिंग पूरी की पूरी सफेद थी। सिंह साहब ने कमरे में रखा एक कपड़ा उठाया और पेंटिंग पे घिसना शुरू किया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पेंटिंग अभी भी वैसी ही थी जैसे पहले थी। सिंह साहब ने इधर उधर देखा। जब कुछ समझ नहीं आया तो पास ही रखी पानी की एक बोतल उठाई और पूरा पानी उस पेंटिंग पे उड़ेल दिया। पानी पेंटिंग पे फेंकते ही ऐसी आवाज हुई जैसे जलते तवे पर पानी फेंका हो किसी ने। बाजार की सारी आवाजें, उस बच्ची और उसके खिलौने की कोई आवाज अब नहीं थी। पूरे कमरे में बस धुआं ही धुआं भर चुका था। कुछ जलने की बू बहुत तेज आ रही थी उस धुएं में, और इन सब के बीच सिंह साहब की शर्ट किसी ने धीमे से खींची। पलट के उन्होंने नीचे देखा तो वही बच्ची हाथ में गुड़िया लिए खड़ी थी, जिसने बस एक ही बात कही, सिंह साहब ने धुएं में आंखें मली और आंखें खोली तो वो बच्ची वहां नहीं थी और ना ही कोई आवाज थी। उसी सन्नाटे में पलट के देखा तो पेंटिंग बिल्कुल पहले जैसी थी। उस घटना को आज 6 साल हो गए हैं। वो पेंटिंग सिंह साहब मोरक्को से अपने मुंबई वाले फ्लैट में ले आए, और उस दिन के बाद से आज तक ऐसी और कोई घटना उनके साथ नहीं हुई। इस पेंटिंग की जब उन्होंने डिटेल्स पता करवाई तो पता चला कि ये किसी पेंटर की कल्पना नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों देखी एक सिचुएशन पर उसने ये पेंटिंग बनाई थी। पेंटर ने अपनी आंखों से सड़क पे खड़े होकर ऊपर ताकते हुए उस बच्ची को देखा था, जो वहां बालकनी में खड़ी अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही थी, पर उसकी बिल्डिंग में इस कदर आग लगी हुई थी कि कोई कुछ नहीं कर पाया। पेंटर की इसी कल्पना ने शायद कुछ पुराने जख्मों को हरा कर दिया था, जो सिंह साहब की मदद से खत्म हुई। इस हॉल में शादी का फंक्शन करवाने से सभी कतराते थे।
यहां जिसने भी शादी की उसकी शादी ज्यादा दिन टिकी नहीं। औरित्रो और कोमोलिका को जब शादी के लिए और कोई हॉल नहीं मिला तो मजबूरन उन्हें इस हॉल को बुक करना पड़ा। तय दिन मुहूर्त के हिसाब से शादी की प्रक्रिया शुरू हुई। औरतों की वो फेमस बंगाली शादी की ड्रेस और उनका वो नजर बचाने के लिए उलू ध्वनि देना। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था और इस शादी से औरित्रो और कोमोलिका की खुशी देखते ही बन रही थी। शादी के वीडियो और फोटो का पूरा काम औरित्रो का दोस्त विप्लव देख रहा था। औरित्रो और विप्लव का यही एक्चुअली बिजनेस भी था। मंडप में बैठा औरित्रो काफी खुश था। उल्लू की आवाज देते देते जब सारी औरतें रुक गई तो भी आवाज बंद नहीं, किसी एक की आवाज आती रही। अभी तक जो आवाज अच्छी लग रही थी औरित्रो को इसी आवाज से अब परेशानी होने लगी। वो बार बार इधर उधर देखता रहा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा जो वो आवाज कर रहा था। आखिरकार कोमोलिका के आने पे मंडप में मंत्र शुरू हुए। मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित जी ने आग में घी डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि एक हवा के झोंके से हवन की अग्नि बुझ गई। पंडित जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। औरित्रो और कोमोलिका का चेहरा भी थोड़ा उतर गया था। बड़े बुजुर्गों का अपशगुन का रोना अपनी जगह हो ही रहा था कि उसी बीच औरित्रो को पंडित जी ने कहा, देखिए सब बेकार की बातें हैं, कोई अपशगुन नहीं होता, चीजें गलत नहीं होती, इंसान की नीयत सही या गलत होती है। आप दोनों बैठिए, शादी का मुहूर्त जो है वो निकला जा रहा है। अपने पीछे पीछे उन्हें मंत्र दोहराने को कहा तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर पंडित जी ने मंत्र बोलने शुरू किए। এবার বলুন চরিত হৃদয় তব তদস্তু হৃদয় তম। औरित्रो चौंक गया और उसने कोमोलिका से पूछा, क्या तुमने भी सुना? कोमोलिका हंस के बोली, क्या शादी करने का मन नहीं है क्या? चलो मंत्र दोहराओ उनके पीछे पीछे। औरित्रो को लगा शायद शादी के पहले का स्ट्रेस है। पंडित जी दोबारा मंत्र पढ़ने लगे। सब कुछ नॉर्मल था। औरित्रो और कोमोलिका ने मंत्र दोहराए तो एक बार दोबारा চরিত হৃদয় তব তদস্তু হৃদয় তম। औरित्रो ने तुरंत कोमोलिका को देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी ही खुशी थी। इन सब के बीच विप्लव फोटो और वीडियो का काम बखूबी संभाले हुए था। औरित्रो ने भी जब देखा कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब उसका वहम ही होगा और वो चुप ही रहा। शादी वादी सब आराम से हो जाने के बाद ज्यादातर मेहमान भी अपने घर की ओर चले गए थे सिवाय कुछ खास करीबियों के। सबसे आखिर में जब खाना खाने के लिए सिर्फ दोनों परिवार वाले बैठे तो चारों तरफ से वीडियो और फोटो शुरू हो गए। खाना वाना होने के बाद मीठा खाया ही था औरित्रो ने कि उसे एक आवाज सुनाई दी, আর একটা রসগোল্লা খাবে? औरित्रो ने पलट के देखा तो वहां कोई नहीं खड़ा था। औरित्रो एक पल के लिए वहीं थम गया था क्योंकि जो आवाज उसने सुनी थी वो शायद उसके लिए जानी पहचानी थी कि तभी उसकी सास सामने से आई और उन्होंने पूछा, কি বাবা আরেকটা রসগোল্লা খাবে? औरित्रो और कोमोलिका की शादी के वक्त औरित्रो को ऐसी बातों का एहसास हुआ जिनसे कुछ देर के लिए वो अपनी शादी को लेकर डर गया था। लेकिन सब कुछ आराम से हो जाने के बाद
जब औरित्रो और कोमोलिका हनीमून के लिए मॉरिशस चले गए तो औरित्रो मान गया कि जो कुछ भी उसने सुना या देखा वो सब कुछ उसका वहम मात्र ही था। और उसके जाने के बाद उसके दोस्त और बिजनेस पार्टनर विप्लव की बारी थी सारी फोटोज और वीडियोस को तैयार करने की। विप्लव स्टूडियो में बैठा सारे वीडियोस देख रहा था और हर एंगल से विप्लव को रह रहकर झटके लग रहे थे, क्योंकि वीडियो में हर जगह पर एक लड़की दिखाई दे रही थी, पर उसकी शक्ल साफ तौर पर समझ नहीं आ रही थी। वीडियो में सबसे पहले जहां उल्लू की आवाजें आ रही थी, वहां सब लोगों की उल्लू की आवाज रुक गई, लेकिन भीड़ में सबसे आगे एक लड़की खड़ी थी जिसकी उल्लू की ध्वनि रुक ही नहीं रही थी। विप्लव ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था उसने इस लड़की को कहां देखा था। फेरे लेते वक्त देखा कि फेरे सिर्फ औरित्रो और कोमोलिका नहीं ले रहे थे, बल्कि साथ में वो लड़की भी पीछे पीछे थी। अभी भी विप्लव उसका चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेहरा साफ तौर पे दिख नहीं रहा था। आखिरी फेरा जैसे ही खत्म हुआ, उस लड़की का चेहरा दिखा और विप्लव की धड़कनें जैसे हमेशा हमेशा के लिए रुक गई। विप्लव पूरी तरह कांप रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया और औरित्रो को फोन लगाया। You are trying to call is currently not reachable. Please call again later. विप्लव ने कई बार फोन ट्राई किया, लेकिन एक बार भी फोन नहीं लगा। You are trying to call is currently not reachable. शायद उसके मैसेजेस पहुंच जाएं, ये सोच के उसने मैसेज टाइप किया और औरित्रो को भेज दिया। I guess she's back. Check your wedding video. मैसेज भेज के विप्लव सीधा बाथरूम गया और मुंह पे ठंडा पानी मारने लगा कि तभी पानी के छींटों के बीच अचानक ही बाहर से पॉज किया हुआ वीडियो अपने आप प्ले हुआ और उसमें से आवाजें आने लगी। विप्लव भागता हुआ बाहर आया तो देखा एक लड़की उसके वीडियो एडिटिंग डेस्क पे बैठी वीडियो देख रही थी। विप्लव बिना कोई आवाज किए चुपचाप 2 कदम पीछे गया और फिर भागते हुए घर के मेन दरवाजे तक गया। दरवाजे को जैसे ही खोला, उसके तुरंत बाद ही उसने दरवाजे को बंद भी कर दिया। वो लड़की उसके दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। विप्लव ने कांपते हाथों से अपने फोन पे एक के बाद एक SMS टाइप किए और औरित्रो को सेंड करना शुरू किया। हर एक मैसेज में लिखा था, She is back. I saw her. You will kill me. कई सारे मैसेजेस उसने भेजे तो अचानक औरित्रो के नंबर से एक रिप्लाई आया, ऑल द बेस्ट। औरित्रो और कोमोलिका की शादी के वक्त औरित्रो को कुछ आवाजें ऐसी सुनाई दी जिसने औरित्रो को थोड़ा बेसब्र सा कर दिया था, लेकिन फिर सब कुछ खुशी खुशी हो जाने के बाद औरित्रो ने अपने साथ घटी सारी घटनाओं को अपने स्ट्रेस का नाम दिया, लेकिन सच्चाई सारी कुछ और ही थी। औरित्रो ने जो आवाजें सुनी थी वो आवाजें कौन कर रहा था, ये वीडियो और फोटो का काम संभाल रहे उसके दोस्त विप्लव ने वीडियोस में जब देखा तो बताने के लिए सिर्फ SMS ही कर पाया। औरित्रो ने इतने दिन अपने हनीमून पे अपने फोन को देखा तक नहीं था। वापस लौटते वक्त एयरपोर्ट पर एक एक करके सारे मैसेजेस चेक किए तो देखा विप्लव के
ढेर सारे मैसेजेस थे। सारे मैसेजेस पढ़े, लेकिन सिर्फ शक ही था उसे। उसके इन मैसेजेस से कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा था। फ्लाइट लैंड होते के साथ ही पहला फोन औरित्रो ने विप्लव को ही किया, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। एयरपोर्ट से घर के रास्ते में ही था औरित्रो। ये उसके पास एक लैंड फोन से फोन आया। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई पुलिस इंस्पेक्टर की। उन्होंने पूछताछ करने के लिए औरित्रो को पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा। औरित्रो ने पूछा कि किस मामले में बुला रहे हैं, तो कड़क सी आवाज में सिर्फ इतना ही कहा उन्होंने, जल्दी आइए, काम जरूरी है। औरित्रो ने कोमलिका को घर पे ड्रॉप किया और वहीं से पुलिस स्टेशन निकल पड़ा। पहुंचा तो पहला सवाल ही इंस्पेक्टर ने पूछा, विप्लव को कब से जानते हैं आप? उन्होंने इतने मैसेजेस क्यों किए आपको? औरित्रो वैसे तो शांत किस्म का इंसान था, लेकिन ऐसी बेतुकी बातें सुनकर थोड़ा चिढ़ गया था। उसने इंस्पेक्टर से कहा कि वो मेरा आज का नहीं, बचपन का दोस्त है। मुझे मैसेज नहीं करेगा तो क्या आपको मैसेज करेगा? और उसने मुझे मैसेज किया तो आपने मुझे यहां क्यों बुला लिया? मैं अभी अपने हनीमून से लौटा हूं। शादी के बाद घर से पहले पुलिस स्टेशन में घुसा हूं मैं। प्रॉब्लम क्या है आपकी? इंस्पेक्टर समझ गया था कि कोई फायदा नहीं है ज्यादा गोलमोल बातें करने से। उसने साफ साफ कहा कि आपके दोस्त विप्लव की मौत 2 दिन पहले हो चुकी है। हालांकि उसकी मौत का कारण हार्ट फेल था, लेकिन आखिरी कुछ मैसेजेस आपके नंबर से आए थे और आपके नंबर पे गए थे, इसलिए हमने पूछताछ के लिए आपको यहां बुलाया। बाकी फॉर्मेलिटीज करके पुलिस ने थोड़ी देर के बाद औरित्रो को वापस छोड़ दिया। औरित्रो को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो। दिल से टूट चुका था यह सुन के कि उसका दोस्त विप्लव अब इस दुनिया में नहीं है। औरित्रो सीधा वहां से स्टूडियो पहुंचा। स्टूडियो भी एक औरित्रो के ही फ्लैट में बनाया हुआ था। रहने, खाने, सोने का पूरा इंतजाम था वहां, और सबके कपड़े भी थे वहीं पर। औरित्रो ने वीडियो चलाया तो वीडियो किसी नॉर्मल वीडियो की तरह ही था। वीडियो बार बार उसने देखा। जब कुछ भी नहीं मिला तो उसने खुद से कहा, मना करता था विप्लव को इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, मर गया ना यार। एक ही दोस्त था, वो भी चला गया। औरित्रो बुरी तरह से थका हुआ था। उसने कुछ देर पुरानी फोटोज वगैरह देखी और सोचा कि इसे नहा धोकर सीधा घर चला जाता हूं। नहाकर फ्रेश होकर कमरे में लौटा तो शीशे के सामने कंघी कर ही रहा था कि पीछे वीडियो अपने आप चलने लगा, और शीशे में वीडियो काफी अलग था। वीडियो में अब उसे भी वो लड़की दिखाई दे रही थी। औरित्रो तुरंत पीछे पलटा। वीडियो एकदम नॉर्मल था। औरित्रो ने वापस शीशे में देखा तो उसे वो औरत वापस दिखाई दी। सारी औरतों ने जब उल्लू की ध्वनि को रोका तो वो लड़की उस भीड़ में अकेली उस उल्लू की आवाज को करती रही। औरित्रो ने पलट के देखा तो वीडियो में वो लड़की नहीं थी, लेकिन उल्लू की आवाज आ रही थी। औरित्रो ने शीशे में देखा, लड़की अभी भी थी और उल्लू की आवाज भी थी। औरित्रो फिर वापस पलटा तो उल्लू की आवाज और वो लड़की दोनों ही वीडियो में नहीं, बल्कि उससे बस 2 इंच की दूरी पर थे। औरित्रो के दोस्त विप्लव की मौत की वजह हार्ट फेल थी, जिसकी वजह से औरित्रो को पुलिस ने रोक कर नहीं रखा और छोड़ने पर मजबूर हुई। औरित्रो वहां से निकलकर सीधे अपने उस फ्लैट में पहुंचा जहां उसने
विप्लव के साथ मिलकर अपना एक स्टूडियो बनाया था। अपनी शादी का वही वीडियो उसने जब देखना शुरू किया तो उसे ऐसे तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब आईने में देखा तो उस वीडियो में उसे एक लड़की दिखाई दी। पलट कर देखा तो वो लड़की टीवी पर नहीं थी, उसकी आंखों के तब सामने खड़ी थी और इत्रो के पैर जैसे जम गए थे वहां। वो लड़की उसके और नजदीक आए जा रही थी और उल्लू की आवाज एकदम तेज होती जा रही थी और इत्रो के पास बहुत दम था। उसने किसी तरह अपनी सारी हिम्मत और ताकत इकट्ठी करी और वहां से भागा। दरवाजे तक पहुंच गए, दरवाजे को खोलने की भरसक कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पलट कर देखा तो वो लड़की अब वहां नहीं थी और इत्रो की धड़कन इतनी तेज थी कि इस सन्नाटे में उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। एक घड़ी सांस लेकर जैसे ही और इत्रो ने अपनी आंख खोली, उस लड़की का चेहरा सिर्फ 1 इंच दूर था उसके चेहरे से और इत्रो जोर से चीखा और फिर बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद पानी की छींटों से उसकी आंख खुली तो देखा कमरे में पुलिस वाले थे और इत्रो कुछ बोले उससे पहले ही इंस्पेक्टर बोले, ऐसा है कि हम जानते थे कुछ तो गड़बड़ है यहां। तुम्हारी चीख सुनते ही अंदर आए। अब बताओ चीखे क्यों थे तुम, बात क्या है? और इत्रो घबरा के कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं कुछ भी नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही गिर गया था इसलिए चीखा। इंस्पेक्टर के चेहरे पर अब थोड़ा गुस्सा आया ही था कि और इत्रो उनसे पहले बोला, लेकिन यह आवाज और इत्रो की नहीं, एक अलग सी ही आवाज थी। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे देखकर बेहोश हुआ था। शक्ति से पूछिए, सब बताएगा। इंस्पेक्टर को और इत्रो की ऐसी हरकत देखकर और भी तेज गुस्सा आया। उन्होंने और इत्रो को खींचकर 3-4 थप्पड़ मारे। तब कहीं जाकर और इत्रो ने बोलना शुरू किया, मैंने विप्लव को नहीं मारा था, उसने मारा है। वो हमारे साथ कॉलेज में थी, बहुत सुंदर थी, हम में से किसी को भाव तक नहीं देती थी। विप्लव और मुझ में शर्त लगी थी कि जो इसको पहले पटाएगा वो शर्त जीतेगा। हम दोनों ने मिलकर कोशिश की और मेरा अफेयर भी हो गया, लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से विप्लव के साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि वो मुझसे नफरत करने लगे। उसके बाद आगे चलकर उसने सुसाइड कर लिया। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। और इत्रो को लेकर पुलिस जा रही थी तो रास्ता पार करते वक्त एक गाड़ी से टक्कर लगी। वही रास्ते पर मौका वारदात पर हो गई। लोग कहते हैं कि उस शादी के हॉल में जितनी भी शादियां हुई हैं, जहां और इत्रो की शादी हुई थी, वहां की हुई शादी कभी टिकती नहीं। और इत्रो और कमौलिका की शादी उस हॉल की और एक शादी थी जो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। और इत्रो की जिंदगी में इतना सब कुछ क्यों हुआ, यह हम सबके सामने है, पर उस हॉल के पीछे का राज आज भी एक राज बना हुआ है। आज मिस्टर मल्होत्रा का ऑफिस में आखिरी दिन था। रिटायरमेंट की प्लानिंग तो उनकी बहुत ही अच्छी थी,
और उन्होंने सोच के रखा था कि कैसे दिन भर वो पूरे परिवार के साथ गार्डनिंग में और अपने बेटे को उसके बिजनेस में गाइड करेंगे। दफ्तर की गाड़ी भी आज आखिरी बार उन्हें छोड़ने घर तक जानी थी। ऑफिशियल बंगलो तो उन्होंने करीबन 2 साल पहले ही छोड़ दिया था और अपने शहर के बाहर अपने रहने के लिए एक आलीशान मकान बना लिया था। रास्ते में जाते जाते उन्हें अपने करियर के 35 साल का सफर याद आ रहा था। एक एक करके फोन और कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस बार बार आ रहे थे कि तभी एक फोन और आया। फोन उठाया तो उधर से एक आवाज आई, तो आज फैसला अब हम करी। 35 साल की नौकरी में मल्होत्रा साहब ने ऐसे फोन बहुत उठाए और काटे थे, इसलिए उन्होंने इस पे भी ध्यान देना बेहतर नहीं समझा। बल्कि इस फोन ने जैसे घर जाते हुए होती हुई देर का एहसास दिला दिया। मल्होत्रा साहब ड्राइवर से बोले, गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ यार, घर जल्दी पहुंचना है आज। ड्राइवर ने वैसा ही किया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। गाड़ी थोड़ी ही आगे गई होगी कि मल्होत्रा साहब ने देखा एक साइकिल वाला अपनी ही मस्ती में बिना इधर उधर देखे रास्ता पार कर रहा है, ताकि उनकी गाड़ी से लगी भी मल्होत्रा साहब इससे पहले कि ड्राइवर से कुछ कहते, साइकिल वाला टक्कर खा के छिटक के बहुत दूर जाते हुए मल्होत्रा साहब की आंख खुली तो देखा गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल चली जा रही थी। उन्होंने ड्राइवर से पूछा, अभी कोई साइकिल वाला गाड़ी से टकराया था क्या? तो ड्राइवर ने कहा, अरे सर, ये शहर से इतना दूर है कि यहाँ साइकिल नहीं चलती, सांप रेंगते हैं सांप। करीबन 1 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि मल्होत्रा साहब के पास वाली खिड़की पे उनके कान के ठीक पास ही किसी ने नॉक किया। इतनी तेज रफ्तार से चलती गाड़ी पे कौन नॉक कर सकता है? यह सोचकर मल्होत्रा साहब ने खिड़की का कांच थोड़ा सा नीचे किया तो एक ठंडी हवा का तेज झोंका उनके चेहरे पर आके लगा और एकदम से तेज हुई बारिश के कुछ छींटे भी आकर लगे। खिड़की के उस तरफ ऐसा कोई नहीं था जो खिड़की के शीशे पर दस्तक देता, इसलिए मल्होत्रा साहब ने अपनी खिड़की के कांच को दोबारा ऊपर तक कर दिया। ब्रजेश को गाड़ी चलाने में कितनी दिक्कत हो रही थी वो मैगजीन पढ़ने में मशगूल मल्होत्रा साहब को तब ध्यान में आया जब उन्होंने गाड़ी के वाइपर्स की आवाज सुनी जो धीरे धीरे बहुत आहिस्ता काम कर रहे थे। मल्होत्रा साहब ने पूछा कि अब ये क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ब्रजेश तुरंत बोला, कुछ नहीं सर, मैं अभी देखता हूं। ब्रजेश गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी के वाइपर्स को ठीक करने लग गया। थोड़ी देर तक वो जूझता रहा और फिर मैगजीन पढ़ते मल्होत्रा साहब का ध्यान मैगजीन से एक बार फिर तब हटा जब ब्रजेश की चीख पहले तो गाड़ी के पास से और फिर बड़ी दूर से आती रही। मल्होत्रा साहब अपने रिटायरमेंट के दिन ऑफिस की ही गाड़ी में ऑफिस से घर जा रहे थे जब रास्ते में उन्हें फोन पे धमकी मिली। फिर चलती हुई गाड़ी की खिड़की पे किसी के खटखटाने की आवाज और उसके बाद तेज बारिश में गाड़ी के वाइपर्स जब खराब हुए तो ठीक करने उतरा उनका ड्राइवर ब्रजेश अचानक चीखा और उसकी चीख गाड़ी से धीरे धीरे काफी दूर होती गई। बारिश बहुत तेज हो रही थी
बादल इतने थे कि दिन है या रात ये समझना मुश्किल था। मल्होत्रा साहब ब्रजेश को देखने बाहर निकले। ब्रजेश इस घने अंधेरे में दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दिया। पानी अपने चेहरे से पहुंचते हुए मल्होत्रा साहब ने गाड़ी में बैठ के ब्रजेश को फोन मिलाने के लिए जैसे ही फोन निकाला कि उनका फोन बज उठा। बस एक बार फिर से वही थी जिसने थोड़ी देर पहले फोन करके धमकी दी थी। इस बार उसने कहा, फैसला हो चुका है। मल्होत्रा साहब ने ऐसे बहुत वाकये देखे थे अपने 35 साल के करियर में। वो जानते थे कि अब इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है। उन्होंने अपने ड्राइवर ब्रजेश को बार बार फोन लगाया पर उसका फोन नहीं लगा। Currently not reachable. Please try again later. थक हार कर वो खुद ही आगे ड्राइविंग सीट पर आ गए और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी के वाइपर्स अभी भी खराब ही थे। गाड़ी चलाते हुए मल्होत्रा साहब करीब 2 या 2.5 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि उनकी बाईं तरफ वाला शीशा अपने आप धीमे धीमे खुलने लगा। गाड़ी चलाते हुए सरकारी गाड़ी की इस खराब खिड़की को उठाने के लिए गाड़ी किनारे रोककर मल्होत्रा साहब ने शीशे को चढ़ाया और फिर दोबारा गाड़ी आगे बढ़ाई तो कुछ दूर जाके इस बार पीछे का शीशा धीरे धीरे गिरने लगा। मल्होत्रा साहब ने फिर से गाड़ी रोकी और दोनों शीशे एक एक करके ऊपर चढ़ाए। जैसे ही आखिरी शीशा ऊपर चढ़ाया तो उनकी ड्राइविंग सीट वाली खिड़की पे जोर जोर से किसी ने खटखटाया और आवाज आई, सर दरवाजा खोलिए सर। सर मैं हूं सर, ब्रजेश। सर जल्दी दरवाजा खोलिए सर, प्लीज सर, जल्दी कीजिए सर। ब्रजेश का हाथ और उसकी शीशे पे पड़ती परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी मल्होत्रा साहब को। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और बोलते हुए निकले, अरे तुम कहां गायब हो गए थे और चीखे क्यों थे? इसके आगे अपनी बात खत्म कैसे करते मल्होत्रा साहब उन्हें समझ नहीं आया, क्योंकि बात करने के लिए ब्रजेश तो क्या वहां कोई भी नहीं था। मल्होत्रा साहब वापस गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट की ही होगी कि एक आदमी साइकिल पे गाता हुआ मस्ती में घंटी बजाता हुआ बगल से लहराता। मल्होत्रा साहब अपनी ऑफिस के आखिरी दिन रिटायर होकर जब घर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें फोन पर धमकी मिली। उनका ड्राइवर बीच रास्ते से गायब हो गया और जब आगे जाकर गाड़ी की खिड़की खटखटा के मल्होत्रा साहब से उसे अंदर लेने को कहा तो मल्होत्रा साहब के दरवाजा खोलने पर बाहर कोई नहीं था। मल्होत्रा साहब जैसे ही गाड़ी में वापस बैठे कि उनके पास से एक आदमी घंटी बजाता गुनगुनाता हुआ साइकिल पे आगे चला गया। मल्होत्रा साहब ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो आदमी एक सरदर्द ही बन गया। उन्होंने हॉर्न देके दाईं ओर से गाड़ी निकालने की कोशिश की तो वो लहराता हुआ उस तरफ चला गया। बाईं तरफ निकालने गए तो वो बाईं तरफ चला गया। मल्होत्रा साहब गाड़ी में बैठे बस हॉर्न ही बजाते रहे और वो आदमी अपनी ही दुनिया में मगन था। लहराता हुआ सड़क पे साइकिल चलाता जा रहा था और उसे बाहर हो रही बारिश से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मल्होत्रा साहब कुछ 10 मिनट तक सिर्फ हॉर्न ही बजाते रहे और फिर उसके काफी करीब पहुंच के
उन्होंने जोर से ब्रेक लगा के गाड़ी रोकी और बाहर निकल के चिल्लाए, सुनाई नहीं देता? बहरे हो क्या? वो आदमी पलटा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुनाई तो धोखे भी नहीं दिया रहा साहब। मल्होत्रा साहब इस बात पे और भी ज्यादा भड़क गए और बोले, क्या बकवास कर रहे हो? मतलब क्या तुम्हारा? वो आदमी उसी मुस्कुराहट के साथ और बड़े प्यार से बोला, जावा हो साहब जावा, रास्ता नापो, 5 किलोमीटर बचा है। मल्होत्रा साहब का गुस्सा अपने पारे को पार कर चुका था, लेकिन इतना कुछ पहले ही हो चुका था कि वो अपना वक्त बर्बाद न करके सिर्फ घर पहुंचना चाहते थे। उन्होंने उस आदमी को पूरा मन ही मन कोसा और फिर जोर से अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद करके ड्राइव करके किनारे खड़े उस आदमी के बगल से तेजी से निकल गए। मल्होत्रा साहब काफी तेज गाड़ी चला रहे थे, करीबन 1 किलोमीटर ही गए होंगे कि सामने देखा वो आदमी फिर से वैसे ही लहराता हुआ सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक धीमे धीमे साइकिल पे जा रहा था। मल्होत्रा साहब तो क्या, कोई भी होता तो समझ जाता कि ये वैसे कपड़ों में वही आदमी जो उन्हें थोड़ी देर पहले मिला था। उन्होंने फिर से जोर जोर से हॉर्न देना शुरू किया, लेकिन इस बार फिर से वही हो रहा था। मल्होत्रा साहब ने गुस्से से स्टीयरिंग पे जोर से मारा तो पीछे से आवाज आई, अरे हॉर्न बजाने से कछु ना होगा साहब, हम तो पीछे बैठे हैं। मल्होत्रा साहब की तो जान सूख गई थी। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी इस वक्त कि वो पीछे पलट के देख लें या शीशे में ही एक बार देख लें। मल्होत्रा साहब ने आंखें बंद की और जोर से ब्रेक्स मार दी। जैसे ही वो गाड़ी रोक के उतरे और भागने की सोची तो उन्होंने देखा सामने गाड़ी से टकरा के वो साइकिल वाला सड़क पे खून से लथपथ पड़ा था। चारों तरफ खून ही खून था, गाड़ी पे खून के छींटे थे। मल्होत्रा साहब अब पीछे पलटे तो गाड़ी में कोई नहीं था। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से तेजी से गाड़ी लेकर कि पीछे से एक आवाज आई, एंड रन केस होगा। अब इन एक बड़ा आदमी गरीब आदमी को मारे की सजा से गलत आदमी को पैसा खिला के बच जाएगा। मल्होत्रा साहब की ऑफिस का आखिरी दिन ऐसा रहा जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। घर लौटते वक्त चलती गाड़ी की खिड़की पे किसी का खटखटाना, उसके बाद ड्राइवर का बरसात में चीखते हुए गायब हो जाना, एक साइकिल वाले का उन्हें बार बार दिखाई देना और कभी उसी साइकिल वाले का मरा हुआ दिखना, तो कभी जिंदा तो कभी अचानक पीछे से उसका मल्होत्रा साहब को आवाज देना। मल्होत्रा साहब की गाड़ी से जब वो साइकिल वाला टकराया तो मल्होत्रा साहब वहां से भागे ही थे कि गाड़ी की बैक सीट से आवाज आई, एंड रन केस होगा। अब इन एक बड़ा आदमी गरीब आदमी को मारे की सजा से गलत आदमी को पैसा खिला के बच जाएगा। मल्होत्रा साहब बखूबी पहचानते थे इस आवाज को। उन्होंने बिना पीछे या इधर उधर देखे ही गाड़ी का दरवाजा खोला और लगे बेतहाशा भागने उस अंधेरे रास्ते पर। मल्होत्रा साहब भागते भागते आगे जा ही रहे थे कि थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि सामने से एक साइकिल आ रही थी। साइकिल वाला घंटी बजाता हुआ मुस्कुराता हुआ आ रहा था।
मल्होत्रा साहब को साक्षात मौत उनकी आंखों के सामने नजर आ रही थी। वो तुरंत वापस मुड़े और अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगे। मल्होत्रा साहब बुरी तरह थके हुए थे, डरे हुए भी थे। शायद मन ही मन जानते थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो हांफते हांफते किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे और पीछे देखा तो वहां एक साइकिल वाला आ रहा था। मल्होत्रा साहब पूरी ताकत लगा के गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी फिर से एक बार उन्हें एक आवाज सुनाई दी, दरवाजा हम गरीब खोल दे साहब। इस आवाज को सुनते के साथ ही मल्होत्रा साहब की नींद टूटी और उन्होंने देखा कि उनकी बीवी उनको जगा रही थी। मल्होत्रा साहब पूरी तरह से पसीने से भीगे हुए थे। बीवी ने बार बार पूछा, ये आपको हुआ क्या है? तो उन्होंने बताया, मेरे 35 साल के जज के करियर में कई बार कुछ फैसले हुए हैं, वो भी ऐसे फैसले जिनमें मेरे हाथ बंधे थे। फैसला देना कुछ चाहिए था, लेकिन सबूतों और गवाहों के चलते मुझे कुछ और देना पड़ा। ऐसा ही एक केस था जहां पर एक गरीब दूध वाले को एक गाड़ी मार के चली गई थी। उसकी एक तस्वीर परसों मेरे लॉकर में जब सारे कागज वगैरह मैं चेक कर रहा था तो मुझे दिखी थी। वो आदमी इकलौता कमाने वाला था। उसकी 2 बच्चे और बीवी उसकी मौत के बाद सब अकेले पड़ गए और उन्हें इंसाफ भी नहीं मिल पाया। उसके केस में वकील ने पैसे ले लिए थे और उसने केस जानबूझकर कमजोर बना दिया। उसकी बीवी का रोना मुझे आज तक याद है। मैं चाहकर भी उसका इंसाफ नहीं कर सका। वही आदमी आज मुझे सपने में दिख रहा था और मैं बस उससे बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही रहूंगा। मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। उनकी बीवी ने तब उनको समझाया कि वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे और मॉर्निंग वॉक करके आए तो मन भी बेहतर लगेगा और ऑफिस भी जाने का दिल करेगा। वैसे भी उन्होंने जो कुछ देखा वो सिर्फ सुबह का एक सपना ही था। मल्होत्रा साहब ने भी सोचा कि बात तो सही ही है, सपना ही तो है एक। इसलिए अपना ट्रैक सूट पहना निकल पड़े सुबह की सैर पे। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, सुबह की ठंडी ताजी हवा, ये सब कुछ मिलके भी उन्हें उतना खुश नहीं कर पा रहे थे जितना उन्हें होना चाहिए था। मॉर्निंग वॉक करते करते वो घर के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से एक आवाज आई। साइकिल आकर उनकी आंखों के सामने रुकी और एक जानी पहचानी आवाज ने कहा, कभी कभी सुबह सुबह देखे सपने सच भी हो जाते हैं। इतना सुनते के साथ ही मल्होत्रा साहब वहीं जमीन पर गिर पड़े।